नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रचना प्रबोध नामक जो पुस्तक है कक्षा 9 से 12 की हिंदी व्याकरण। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत आज हम अध्याय नंबर 11 का अध्ययन करेंगे, वाक्य विचार। अभी तक हमने 10 अध्यायों का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वाक्य विचार का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए, चाहे वो रीट हो, एसआई हो, आरएस, ठीक है, इसके साथ ही पटवारी, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है हिंदी व्याकरण। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है हिंदी व्याकरण हमारे आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए। और विशेष तौर से जो हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध कक्षा 9 से 12 की जो पुस्तक है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक मानी गई है। यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम वाक्य विचार। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त हो जाएं। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे ही वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, ठीक है। और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द का निर्माण होता है और शब्दों के सार्थक समूह से क्या है, वाक्य का निर्माण होता है। अर्थात अगर शब्दों के सार्थक क्रम को बदल दिया जाए तो वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो सकेगा। उदाहरण देखिए हम यहाँ पर कि विभा छत के ऊपर खड़ी है, तो ये एक वाक्य होगा। क्रम बदलने पर छत है विभा के ऊपर खड़ी, तो इससे किसी प्रकार का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आगे देखिए हम यहाँ पर, तो इस प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अर्थ के संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है। संरचना की दृष्टि से पदों का सार्थक समूह ही वाक्य है, ठीक है। संरचना यानी बनावट की दृष्टि से पदों का सार्थक समूह ही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग देखें हम यहाँ पर, तो मुख्य रूप से वाक्य के दो अंग पाए जाते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है। यथा हम देखें तो दादाजी ने पूजा की, लड़के खेल रहे हैं, ठीक है। इन वाक्यों में दादाजी, ठीक है, इन वाक्यों में दादाजी लड़कों के बारे में बताया जा रहा है, दादाजी और लड़कों के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात ये दोनों ही क्या है, उद्देश्य है। विधेय की बात करें तो उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में कुछ भी कहा जाता है तो उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि मोर नाच रहा है, बालक दूध पी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मोर नाच रहा है, ये मोर क्या है, उद्देश्य, ठीक है। मोर उद्देश्य है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कर्ता के संबंध में वाक्य में कुछ कह रहा है तो मोर क्या कर रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। उसी के बाद हम देखें यहाँ पे वाक्य के भेद। क्रिया, अर्थ तथा रचना के आधार पर वाक्यों के अनेक भेद व उनके प्रभेद किए गए हैं। क्रिया के आधार पर देखिए हम वाक्यों के प्रकार। तो क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कर्तृवाच्य, ठीक है, जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है। कर्तृवाच्य वाक्य कौन से होते हैं कि जब वाक्य में क्रिया का संबंध है वो सीधा कर्ता के साथ में होता है, वह क्रिया के लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। उदाहरण देखिए हम यहाँ पर कि सीता गाना गा रही है, अनुष्क गाना गा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि सीधा सीधा है वो किसके ऊपर, कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। आगे हम देखें यहाँ पर कि कर्मवाच्य, अगला प्रकार कर्मवाच्य, जब वाक्य में कर्म को केंद्र में रखकर कथन किया जाता है तथा कर्ता को करण कारक में बदल दिया जाता है, उसे कर्मवाच्य वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखें कि श्रेया के द्वारा खेल खेला गया, ठीक है, कर्म को केंद्र माना गया, खेल को केंद्र माना गया, ठीक है। तो यहाँ पर अयन के द्वारा दूध पिया गया। तो इन वाक्यों में क्या होगा कि क्रमवाच्य होगा। अगला है भाववाच्य, जब वाक्य में क्रिया कर्ता व क्रम के अनुसार प्रयुक्त न होकर, क्रिया है वो कर्ता व क्रम के अनुसार
प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है तो उसे भाववाच्य वाक्य कहते हैं। तो उदाहरण देखें यहाँ पर कि शगुन से पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, शगुन से पढ़ा नहीं जाता, अक्षिता से पढ़ा नहीं जाता। यहाँ पर एक भाव पैदा हो रहा है, ठीक है, क्रिया है वो भाव के अनुसार पैदा हो रही है, न कि शगुन और अक्षिता के अनुसार या फिर कर्ता के अनुसार। या अगला देखें हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दे रखा होगा, इसमें देख सकते हैं कि यहाँ से विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेह सूचक और संकेतार्थक, इस प्रकार से 8 हैं वाक्य अर्थ के आधार पर। विस्तार से हम इसका अध्ययन देखें तो विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं, ठीक है। विधानवाचक वाक्य जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है, ठीक है, जिस वाक्य में किसी काम का या किसी बात का होना पाया जाता है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखें कि मैं खाता हूँ, तो यहाँ पर खाने का काम हो रहा है, ठीक है, किसी काम का होना पाया गया है। शगुन मेरी सहेली है, ठीक है, तो ये एक बात बताई जा रही है, तो यहाँ पर शगुन मेरी सहेली है, एक बात बताई जा रही है कि बात का बोध हो रहा है। आगे देखें निषेधात्मक वाक्य जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो सड़क पर मत भागो, तो यहाँ पे एक निषेधात्मक वाक्य का बोध हो रहा है, ठीक है, किसी बात के या किसी काम के नहीं होने का बोध किया जा रहा है कि सड़क पर मत भागो। अगला है कि अनुष्क घर पर नहीं है, तो यहाँ पर भी एक निषेधात्मक वाक्य का बोध हो रहा है। तो ये वाक्य कैसे हैं कि निषेधात्मक वाक्य। आगे देखिए प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य। तो प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य अर्थात जिन वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाए उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। तो सीधा सा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे एक प्रश्न किया जा रहा है, तुम क्या खेल रहे हो, तो ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला देखें आज्ञावाचक, ठीक है, आज्ञावाचक जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश, विनय का बोध होता है वह आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। देखें उदाहरण, तो अनुष्क अपना कमरा साफ करो, तो अनुष्क को आदेश दिया जा रहा है आज्ञा अपना कमरा साफ करो। अयन इस कुर्सी पर बैठो, ठीक है, तो यहाँ पे आज्ञा या आदेश का बोध यहाँ पर किया जा रहा है। आगे देखें विस्मयादि बोधक वाक्य जिस वाक्य में हर्ष, शौक, घृणा, विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। देखें कि अरे यह क्या हो गया, ठीक है, वह कितना सुंदर दृश्य है, तो इसमें हर्ष का भाव पैदा हो रहा है, इन वाक्यों में हर्ष का भाव पैदा हो रहा है। तो इस प्रकार से इनमें विस्मयादि बोधक वाक्य होगा, ठीक है। इनकी पहचान के लिए शुरू में जो विस्मयादि बोधक शब्द हैं उनको पहचान उनके द्वारा इनकी पहचान की जाती है। उसके बाद देखिए इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो जैसे ईश्वर सबका भला करे, ठीक है, एक इच्छा है आपका जो जीवन है वो सुखमय हो, ठीक है, यह भी एक इच्छा का बोध करा रहा है। तो ये वाक्य कैसे हैं, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। आगे देखें कि संभावनार्थक वाक्य। तो संभावनार्थक वाक्य जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद वे कल आएंगे, तो यहाँ पर किसी प्रकार की यानी कि पक्की तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक संभावना जताई जा रही है कि शायद वे कल आएंगे। अगला उदाहरण देखें तो हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाए, तो यहाँ पर भी एक संभावना जताई जा रही है। तो ये वाक्य कैसे होंगे, संभावनार्थक वाक्य कहलाए जाएंगे। अगला जो प्रकार है अर्थ के आधार पर वो है संकेतार्थक वाक्य जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो वह संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। यदि तुम आओ तो मैं चलूँ, तो यहाँ पे एक संकेत दर्शाया जा रहा है कि यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, तो ये भी एक संकेत है कि अगर वर्षा नहीं होती है तो फसल सूख जाती है। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हो गए, 8 प्रकार के हो जाते हैं। आगे हम देखें रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखें तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। अब इनका हम विस्तार से अध्ययन देखें, यहाँ पे समझें। तो
सरल वाक्य क्या होते हैं? तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात एक कर्ता व एक ही क्रिया होती है, एक कर्ता व एक ही क्रिया होती है, वह सरल वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखिए, मैं जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर्ता भी एक है और क्रिया भी एक है। तो इस प्रकार से यह वाक्य क्या हो गया? साधारण वाक्य हो गया। मिश्रित वाक्य देखें तो जिस वाक्य में मुख्य उपवाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक का उपयोग करते हैं। कौन कौन से? जैसे कि चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तदापि आदि शब्दों से क्या है, उपवाक्य के साथ में क्या है, इनको जोड़ा जाता है। तो आगे देखिए हम यहाँ पर उदाहरण कि वे मेरे घर आएंगे, ठीक है, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। तो यहाँ पर साधारण वाक्य के साथ में, यानी कि जो मुख्य वाक्य है उनके साथ में उपवाक्य और क्योंकि के साथ में, क्योंकि जो संयोजक है उसके द्वारा क्या है, जोड़ दिया गया है। वे मेरे घर आएंगे, ये एक प्रधान वाक्य है, ठीक है, और क्योंकि क्या है, एक योजक जिसके द्वारा जोड़ा गया है। और उन्हें अजमेर शहर घूमना है, ये एक आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें अजमेर जाना है, तो यहाँ पे प्रधान वाक्य कौन सा हो गया कि मैं जानता हूँ, और की क्या हो गया, एक योजक हो गया, और तुम्हें अजमेर जाना है, ये एक आश्रित उपवाक्य हो जाता है। तो इस प्रकार से मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। आगे देखिए हम यहाँ पर कि प्रधान उपवाक्य क्या होता है। तो प्रधान उपवाक्य, जो वाक्य मुख्य उद्देश्य या मुख्य विधेय से बना हो, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य में क्या होता है, एक मुख्य उद्देश्य होता है और एक मुख्य विधेय होता है, और इससे बना वाक्य क्या कहलाता है, प्रधान उपवाक्य कहलाता है। आश्रित उपवाक्य देखें तो वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, अर्थात जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो सबसे पहला है संज्ञा उपवाक्य। तो ऐसे उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम करें, अर्थात किसी कर्ता, कर्म या पूरक का काम देते हैं, वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इस वाक्य में प्राय की का प्रयोग होता है, जैसे मैंने देखा कि शगुन गा रही है, ठीक है। या संज्ञा उपवाक्य में प्राय की का लोप भी हो जाता है। तो कैसे? कि मैंने सुना है वे कल आएंगे, ठीक है, यहाँ पे की का लोप हो गया है। तो क्रम में मैं कहता हूँ कि वह शहर गया, ठीक है, वह शहर गया कहता हूँ का क्रम है, ठीक है, वह कहता हूँ का क्या है, वह पूरक देखें तो उनकी इच्छा है कि मैं खाना खाऊं, तो कि मैं खाना खाऊं है क्रिया का पूरक है। आगे देखें विशेषण उपवाक्य, वे उपवाक्य जो प्रधान वाक्य में कर्ता अथवा कर्म या संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ प्राय जो, जिसका, जिसकी, ठीक है, जिसके आदि शब्दों से होता है, जैसे जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया है। आगे देखें क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, तो जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ये क्रिया के घटित होने का स्थान, दिशा, कारण, परिणाम, रीति आदि की सूचना देते हैं, जैसे यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे, ठीक है। क्रिया विशेषण उपवाक्य की, क्योंकि, जो, यदि, तो, अगर, यद्यपि, इसलिए, भी, इतना आदि अवयव पदों के द्वारा अन्य वाक्यों में मिलाते हैं। उसके बाद देखिए संयुक्त वाक्य, अगला जो है वो है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द जैसे कि तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि शब्दों से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, तो ये क्या है, एक संयुक्त वाक्य है। समानाधिकरण वाक्य जैसे ऐसे वाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाले हों उन्हें समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। तो दोस्तों ये था
वाक्य विचार के अंतर्गत। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए आज इस वीडियो में केवल इतना ही। अगला वीडियो ज़रूर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।